n टाइम्स तक। ये हमारा बाई फंक्शनल है, फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से एक तरफ OH आएगा, दूसरी तरफ भी OH आएगा, हमेशा OH की एबिलिटी इसमें रहेगी और ये इसके मोनोमर के साथ रिएक्ट करता जाएगा कहाँ तक, n टाइम्स तक। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होनी है, कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होनी है तो कहाँ तक होगी, जब तक उसमें बाई फंक्शनल ग्रुप दोनों ही नहीं होंगे। दोनों ही ग्रुप को बाई फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है, तभी कंडेंसेशन रिएक्शन से आप पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं। ठीक, तो सारी दूसरे पॉलीमराइजेशन की तरफ वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, इसका कोई बहुत बड़े जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन का पूरा मैकेनिज्म था, वैसे इसका कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन है जो हमें समझना पड़ेगा कि किन कंडीशन पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का नाम ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ कंडेंस होगी, इसका नाम क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो होता भी कुछ ऐसा ही है, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब दो रॉ मटेरियल या फिर दो कह सकते हैं रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है और कुछ चीज़ एलिमिनेट होती है। ठीक ना, अब हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन किस जगह पर लगती है, कहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और क्यों होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो अगर कम से कम दो सबसे पहले बात तो कि इसमें कम से कम दो रिएक्टेंट होने चाहिए। ठीक है, वो दो रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों ही रिएक्टेंट जो होने चाहिए वो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, दोनों में क्या होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, वो भी दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक, दोनों ही रिएक्टेंट में दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अगर एक एक फंक्शनल ग्रुप वाले रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगी वो प्रोसीड ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोगों ने मान लिया कि केस 1 ले लेते हैं, चलिए केस 1 ले लेते हैं कि अगर एक कोई रिएक्टेंट है और दूसरा भी रिएक्टेंट है, दोनों ही क्या है, मान लिया जब वन फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, दोनों के पास अगर एक और केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगी उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे ये मान लीजिए प्रोडक्ट P1 है, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप आफ्टर 1 स्टेप। एक स्टेप के बाद ये रिएक्शन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक, चलिए दूसरा केस ले लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा ना, अभी और आएगा 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 सब आएगा। अगर ये मान लें दूसरा जो केस है कि इसमें हम लोग दो रिएक्टेंट लिए हैं, दो रिएक्टेंट में एक तो हम लोगों ने एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दूसरा जो था उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। दूसरे रिएक्टेंट में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसका जो रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिएक्शन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन चलेगा, रिएक्शन स्टॉप आफ्टर 2 स्टेप। 2 स्टेप के बाद फिर से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, CH3COCH3 एक फंक्शनल ग्रुप है अपना कीटोन। ठीक, एक दूसरा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, एक ही मान लीजिए OS CH2CH3, ये हम लोग ले लिया इथेनॉल। क्या ले लिया हम लोग ले लिया इथेनॉल, इसकी रिएक्शन करा दी। ठीक, रिएक्शन करा दी। इसको और सिंपल ले लेते हैं, यहाँ पर एसिड ले लेते हैं। ठीक है, CH3COCOH। ठीक, यहाँ रिएक्शन करा दी, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर OH और H निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी CH3COC2H5 या CH2CH3 प्लस H2O। अब इसके आगे तो ये रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन स्टॉप हो गई एक स्टेप में। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, अपने को वाली यूनिट कई बार रिपीट करनी है। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, कई बार रिपीट करनी है, एक बार में काम नहीं चलेगा। ठीक, कई बार रिपीट करनी। चलिए केस 2 पे फिर चल जाते हैं। केस 2 क्या कहता है, चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा COH, अपना यही रहा एसिड, और इस बार क्या ले लिया, इस बार उन्होंने ग्लाइकॉल ले लिया। क्या ले लिया, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल में क्या है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। और इन्होंने क्या होगा, ये OH और ये OH यहाँ से
वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया तो ये क्या बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O CH2 CH3 प्लस वाटर, ये वाटर बन गया। ठीक, इसके मोल बहुत सारे हैं। ठीक, अब हमने देखा ये जो बना है CH3CH और ये रहा CH2OH, सॉरी ये क्या है CH2OH। ठीक, ये हमारा बना है। अब ये जो होगा ये OH है और ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा फिर से इसके एक और मोनोमर के साथ, तो ये OH और वो OH, ठीक, तो दोनों ही क्या करेंगे, वाटर को फिर से एलिमिनेट कर देंगे। चलिए इसको समझते हैं। ये वाली रिएक्शन अगर दोबारा होगी तो दोबारा होने पे क्या होगा, CH3 COO CH2 CH2OH प्लस ये रहा OH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ये क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा और ये वाटर निकल जाएगा और ये जो रिएक्शन होगी एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो ये बना देगा प्रोडक्ट CH3 COO CH2 और अपना C डबल बॉन्ड O CH3 O के साथ। ठीक, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। अब इसके आगे तो ये बढ़ने से रही, यहाँ पर कहीं पर OS तो है नहीं साइड में, पिछली बार OS था तो इसके साथ रिएक्ट हो गया। तो ये कितने स्टेप में चली, 2 स्टेप में चली। ठीक, अभी क्या था कि इसमें तो एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग वो केस लेते हैं जिसमें दोनों में 2-2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में 2-2 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, अगर किसी में दोनों में 2-2 फंक्शनल ग्रुप हैं केस 3, एक R1 है एक R2 है और ये बन रहा है P3। ठीक, इसके बाद भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके पास भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये जो होगी रिएक्शन प्रोसीड, मतलब विल प्रोसीड n स्टेप्स टिल n स्टेप तक ये रिएक्शन जो होगी वो क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। n स्टेप तक अगर प्रोसीड करेगी तो क्या होगा, एक होगा CH3, 2 फंक्शनल ग्रुप लेने हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, ये हमने डाइओइक एसिड ले लिया और यहाँ पे डाइऑल ले लिया, CH2OH। ठीक, चलिए देखते, इसकी रिएक्शन कराई तो ये OH है, ये H निकला, ये OH निकला, HOH निकल के अपना वाटर निकल जाना है। वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये रहा OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये अपना रहा O, यहाँ पर CH2OH। ठीक, ये हमको जो मिल रहा है ये भी OH है और इधर भी OH है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा फिर से इसी के साथ, ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा इसी के साथ और फिर हमको ये जो मिला ये भी हमको क्या पूरा बाय फंक्शनल मिला है। तो ये बाय फंक्शनल मिला, ये भी बाय फंक्शनल है, बाय फंक्शनल से रिएक्ट करके फिर से एक प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर से एक प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर से एक फिर उस इन दोनों जो बनाए वो भी एक बाय फंक्शनल निकल के आएगा और फिर जो बनाएंगे उससे बाय फंक्शनल। तो इस तरीके से ये चेन जो होगी वो कंटिन्यू कर जाएगी कहाँ तक, n टाइम्स तक। ये हमारा बाय फंक्शनल है, फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से एक तरफ OH आएगा दूसरी तरफ भी OH आएगा, हमेशा OH की अवेलेबिलिटी इसमें रहेगी और ये इसके मोनोमर के साथ रिएक्ट करता जाएगा कहाँ तक, n टाइम्स तक। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होनी है, कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होनी है तो कहाँ तक होगी, जब तक उसमें बाई फंक्शनल ग्रुप दोनों ही नहीं होंगे। दोनों ही ग्रुप को बाई फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है, तभी कंडेंसेशन रिएक्शन से आप पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं। ठीक, तो सारी बातों को कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या है, लिखिए 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 लिखिए, सिंस in this process
since in this process the polymer is formed in a stepwise manner, so it is called step growth polymerization। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉली। एक एक स्टेप बढ़ रहा है इसमें, कोई चेन एकदम से नहीं बढ़ जा रही, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ठीक, लिखिए, the two bifunctional monomer molecule undergo condensation polymerization। The two bifunctional monomer molecule goes under polymerization, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक। ये दो बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है। चलिए इसी को समझते हैं कि अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये कितनी देर तक चलता है और कौन कौन से हमारे सिलेबस में है, ठीक। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लिखते हैं, सम हेडिंग डालेंगे, सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर बेसिकली 4 हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। कौन कौन से 4 अपने लोगों को पढ़ने हैं? पहला जो है वो पढ़ना है पॉलीएमाइड्स। क्या पढ़ना है? पॉलीएमाइड्स। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिस्टर्स पढ़ना है। तीसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। और चौथा जो पढ़ना है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो ये 4 अपने को पढ़ने हैं। मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के क्या है हमारे, ये 4 हैं जो हम लोग पढ़ने हैं। पॉलीएमाइड्स, पॉलिस्टर, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये 4 अपने को पढ़ने हैं। ठीक, चलिए पहले वाले का नाम लेते हैं, पहले वाले के बारे में पढ़ते हैं। पहला वाला क्या है हमारा? पॉलीएमाइड्स। पहला वाला क्या है? पॉलीएमाइड्स क्या होता है? एमाइड को जब पॉली कर दें, मतलब बहुत सारी यूनिट अगर एमाइड्स की उठा के मिला दें तो क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड्स। ठीक, एमाइड की बहुत सारी यूनिट अगर ले ले, एमाइड क्या भला है? एमाइड हम लोग नाइट्रोजन चैप्टर में, इसके पहले वाला एमीन चैप्टर, उसमें एमाइड पढ़ा था। एमाइड इस चाचा को बोलते हैं, ये होता है एमाइड। ठीक, ये क्या होता है आपका? एमाइड। ठीक, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉलीमर विच कंटेन फिर मोनोमर विच कंटेन एमाइड लिंकेज। क्या? एमाइड लिंकेज विच कंटेन एमाइड लिंकेज, वो होता हमारा यही CO इज कॉल्ड पॉलीएमाइड। ठीक, समझ में आ रहा है क्या होता पॉलीएमाइड? ठीक, इसी को हम लोग कॉमनली बोलते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज, इसका जो कॉमन नाम है ना, कॉमनली प्यार से घर वाला गुड्डू वाला नाम, वो क्या है? नाइलॉन। क्या है अपना? नाइलॉन काहे बोलते हैं? नाइलॉन इसलिए बोलते हैं, NY जो होता है, NY
न्यूयॉर्क जहाँ आपको जाना है, और लंदन वो तो आपको ब्रिज में बिल्कुल रेड वाइन पीनी है सर। ठीक, तो ये नाइलॉन, NY जो होता है वो न्यूयॉर्क और लॉन जो होता है वो लंदन। मतलब जो पॉलीएमाइड्स है वो जनरली जो हम लोग को पता होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड में होना चालू हुआ था तो सबसे पहले ये क्या हुआ था, यहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क और लंदन में इसका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता था। तो उस बेसिस पे इसका जो कॉमन नाम आ गया था वो नाइलॉन आ गया था। ठीक ना, समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन क्यों बोलते हैं? देखो कहानियाँ देख रहे हो, कहानियाँ जीवन में कितनी बसी हैं। आइए पहले वाले बात पे चलते हैं। पहला वाला अपना कौन है? वही नाइलॉन अंकल, नाइलॉन अंकल, नाइलॉन अंकल, नाइलॉन अंकल। चलिए नाइलॉन की बात है तो नाइलॉन पे ही चलते हैं। चलिए प्रथम हेडिंग डालते हैं नाइलॉन 66। हाय 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 हाय, नाइलॉन 66 पॉलीएमाइड्स में पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? नाइलॉन 66। ठीक, प्रथम पढ़ना है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 अपने को पढ़ना है। ठीक, तो नाइलॉन 66 का सबसे पहले रॉ मटेरियल पे आ जाते हैं। रॉ मटेरियल क्या है इसका? रॉ मटेरियल, हाँ कैसी बात करते हैं इसको, और स्टाइल में थोड़ा इज्जत देते हैं। मोनोमर्स, मोनोमर्स इसके क्या है? नाइलॉन 66 के मोनोमर्स क्या क्या है? ठीक है, तो चलते हैं मोनोमर्स की तरफ चलते हैं। तो इसका जो मोनोमर है वो है क्या? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या बोला है? ठीक, इसको समझ लेते हैं। एडिपिक एसिड क्या होता है? एडिपिक एसिड आपका वही बीच में 6 कार्बन, मतलब 4 कार्बन, CH2 होल 4, यहाँ पर भी COH, यहाँ पर भी COH। अच्छा, इसको नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं? नाइलॉन तो समझ में आ गया, 66 क्यों कहते हैं इस पर बात कर लेंगे। ठीक, एक तो होता है अपना एडिपिक एसिड, दूसरा क्या होता है? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। हेक्सा मिथाइलिन, अरे यहाँ लिखना भाई, हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन। ठीक, ये क्या होता है? NH2 CH2 होल 6 NH2। ये हो, इसका क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। इसके क्या हो गए? रॉ मटेरियल हो गए। ठीक, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कोई ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई है नहीं। ठीक, तो इसका टेम्परेचर प्रेशर की बात कर लेते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 523 डिग्री, प्रेशर हाई 523 केल्विन, हाई प्रेशर। ठीक, ये हो गया हमारा धनिया प्याज पुदीना नींबू जो हमें रेसिपी बनाने से पहले। अब चलते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ? रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन क्या कहती है? अपना एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मतलब क्या? COH CH2 होल 4 COH। ठीक, प्लस नाइलॉन 66 वाले का जो दूसरा मटेरियल है अपना क्या? हेक्सा डाइमिथाइल डाइएमीन। डाइएमीन क्यों? 2 एमीन। ठीक, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, हाई पॉलीमराइजेशन करा देंगे। क्या? हाई टेम्परेचर मतलब 523 डिग्री केल्विन, सॉरी, और हाई प्रेशर, इस पे रिएक्शन कराएंगे। ठीक, 523 केल्विन और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होनी। ठीक, देखते हैं क्या बन के आता है। सब कुछ डाल दिया अपने लोगों ने। ये हमारा आलू, प्याज, हल्दी, जीरा और तेल, डालडा। ठीक, सब डाल दिया। अब देखते क्या बनेगा। देखो इसमें कंडेंसेशन होना, कंडेंसेशन होना यानी कि कुछ निकलना है। क्या निकलेगा? इसमें से निकलता है वाटर, पानी। पानी कैसे निकलता है? ये रहा H, ये रहा H। ठीक, ये रहा OH और ये रहा H, ये H। ठीक, दोनों मोल कितने लेंगे? N मोल इसका भी लेंगे और N मोल इसके भी लेंगे। ठीक, N मोल इसके भी लेंगे, N मोल इसके लेंगे। तो यहाँ से OH ये उड़ गया, यहाँ से H ये उड़ गया। ठीक, यहाँ से OH ये उड़ गया, H, तो ये भी वाटर निकला, ये भी वाटर निकला। ठीक, ये भी वाटर निकला, ये भी वाटर निकला। ठीक, 3 दूनी 6, 6 में से क्या 5। ठीक,
चलो तो देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा C डबल बॉन्ड, ये बनता है C डबल बॉन्ड O, देखो OH निकल गया, ठीक। तो ये क्या, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 66 में जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से प्रोग्राम से पॉलीमर ये बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, H2O का रिमूवल हो रहा है। H2O का रिमूवल कैसे हो रहा है, OH यहाँ से निकल रहा है और H यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पर भी देखा जाए तो OH यहाँ से निकल रहा है, H यहाँ से निकल रहा है, तो इस तरीके से H2O के जो 2n-1 मोल निकल जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पॉलीएमाइड्स में पहला मोनोमर, इसको हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 66। अगले मोनोमर की तरफ चलते हैं, वो है हमारा नाइलॉन 6। अगला मोनोमर क्या है, नाइलॉन 6। ठीक है, तो नाइलॉन 6 में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि नाइलॉन 6 किस लिए बनाया जाता है और इसका मोनोमर क्या है। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है, नाइलॉन 6 बेसिकली एक जो बनता है कैप्रोलैक्टम नाम के मोनोमर से बनता है, ठीक है। लेकिन कई बुकों में क्या होता है, वो कैप्रोलैक्टम नहीं, वो और उसके पहले जो साइक्लोहेक्सेन होता है वहाँ से शो करते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन से बनता है। तो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि इसका एक्चुअल मोनोमर कहाँ से बनता है, ठीक है। शुरुआत से लेके चलते हैं। तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है, कुछ बुकों में वैसे तो आपका जो इसका रॉ मटेरियल या फिर मोनोमर जो हम कहेंगे, रॉ मटेरियल या फिर और मोनोमर जो इसका होगा वो होता है कैप्रोलैक्टम, ठीक, कैप्रोलैक्टम। कुछ बुकों में ये बेंजीन भी दिखा होगा, तो आप बेंजीन कह रहे हैं आपका साइक्लोहेक्सेन, तो आप उसको भी वैसे तो मतलब मोर एक्यूरेट नहीं, मोर एक्यूरेट तो कैप्रोलैक्टम, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन से कैप्रोलैक्टम बनता है, फिर कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 बनता है, ठीक है, कैप्रोलैक्टम से बनता है। तो इसको समझते हैं किस तरीके का ये प्रोसेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है कि इसकी मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली या फिर मोस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया की जो मोस्ट इंडस्ट्री है उसके अंदर ये बनता है, ठीक है। क्या इसका प्रोसेस है, किस तरीके से बनता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सेन जो हमारा होता है, उस साइक्लोहेक्सेन को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। उस साइक्लोहेक्सेन को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोन को हम लोग जब हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से H2O वाटर निकलेगा। आगे भी हम लोग चलेंगे तो ये इसकी रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, तो ये आ जाएगा NHOH, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम आ गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें 7 मेंबर की एक रिंग मिल जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, ठीक है। इस कैप्रोलैक्टम को हम लोग देखते हैं कैसा बनता है। ये बनता है N, ये रहा H, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, ठीक। तो इसकी खासियत क्या होती है कैप्रोलैक्टम की, कि ये 7 मेंबर्ड रिंग होती है, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, ठीक है ना। यही हमारा होता है मोनोमर किसका, नाइलॉन 6 का। तो नाइलॉन 6 में जो कैप्रोलैक्टम है वो बनता कहाँ से, साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन को ऑक्सीडाइज करते हैं उसके बाद हम लोग उसकी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्साइम बनता है, ऑक्साइम को हम लोग फिर से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो कैप्रोलैक्टम हमें मिल जाता है, ठीक है। ये जो अपना कैप्रोलैक्टम मिला है, इस कैप्रोलैक्टम को हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नाइलॉन 6, ठीक है। तो चलिए कैप्रोलैक्टम को पॉलीमराइज करते हैं। तो कैप्रोलैक्टम को पॉलीमराइज करेंगे, ये रहा अपना कैप्रोलैक्टम NH 1 2 3 4 5 6 7। ये रहा कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम को हम लोगों ने क्या किया, 533 टेम्परेचर 533 से 543 डिग्री पर हम लोगों ने क्या किया, हीट करा दिया। 533 से 543 डिग्री पर हम लोगों ने हीट करा दिया। तो हीट कराने में क्या होता है, ये वाली जो चेन होती है ये ब्रेक हो जाती है, ये वाली चेन होती है जो ब्रेक हो जाती है। और यहाँ पर अपना जो चेन ब्रेक होती है वो किस तरीके से ब्रेक होती है कि NH अलग हो जाता है, उसके बीच में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5।
तो ये 5 कार्बन जो होते हैं वो यहाँ लग जाते हैं, उसको बोलते हैं CH2 और ये आ जाता है C डबल बॉन्ड O और इसकी चेन यहाँ से आ जाती है N। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6। क्या हो गया ये? नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 कैसे बनता है? जब हम लोग क्या करते हैं, इसको 533 से 543 डिग्री तक हम लोग इसको हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से ये ब्रेक होकर नाइलॉन 6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज़ कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा नाइलॉन 6 का? नाइलॉन 6 का सबसे ज़्यादा यूज़ तो वहाँ पे होता है जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं, वो माउंटेनिंग रोप्स जो होती है उसको बनाने के में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोप का इस्तेमाल होता है कि माउंटेनिंग रोप्स। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे होता है टायर कॉर्ड, जो टायर वगैरह की कॉर्ड बनाई जाती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फैब्रिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, जो फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों ही जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, ये हमारे हो गए पॉलीएमाइड्स। तो कंडेंसेशन का जो पहला पोर्शन था पॉलीएमाइड्स वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 मोनोमर्स थे, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिस्टर्स। पॉलिस्टर का आपने इस्तेमाल बहुत जगह सुना होगा, जनरल लाइफ में सुना होगा। पॉलिस्टर्स के कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर एक कपड़ों की क्वालिटी होती है। ठीक है, वहाँ पर पॉलिस्टर्स आते हैं। तो पॉलिस्टर्स मतलब क्या, इसका नाम ही जैसे है कि पॉलिस्टर्स, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें ईस्टर लिंकेज हो, दोज पॉलीमर्स विच कंटेन ईस्टर लिंकेज इज नोन एज पॉलिस्टर। ठीक है, तो इसकी चलिए एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉलीमर विच हैव ईस्टर linkage are called polysters। ईस्टर होता क्या है? अब कई लोगों को यही को बड़ी दिक्कत हो जाए, तो भाई देखिए इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये कैसा होता है, R C डबल बॉन्ड O, ये रहा O R, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ठीक ना, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें ईस्टर लिंकेज मिल जाता है, यानी कि ये C डबल बॉन्ड O R लिंकेज मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है पॉलिस्टर की, कि ये जो प्रिपेयर होता है जनरली वो डाई एसिड और डाईऑल से प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या कि जब भी इसके पॉलिस्टर में बनाना तो हमें या तो कोई 8 कार्बन 6 कार्बन 5 कार्बन का डाई एसिड चाहिए होता है, और हमें डाईऑल्स भी चाहिए होते हैं, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन के डाईऑल्स चाहिए होते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे आर प्रिपेयर्ड बाय condensation of diacids and diacids with diols, एंड भी लिख सकते हैं और डाईऑल्स। ठीक, तो ये डाई एसिड और डाईऑल के साथ कंडेंसेशन करने पर ही हमको मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को हम लोग और बेटर तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उससे समझ में आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, डेक्रोन। इसका एग्जांपल क्या है, तो पहला पॉलीमर क्या है, डेक्रोन। ठीक, तो इसका एक और भी नाम होता है डेक्रोन और टेरेलिन। आपने सुना ना, टेरेलिन के कपड़े होते हैं। ठीक है, डेक्रोन और टेरेलिन। ठीक है, डेक्रोन और टेरेलिन क्या होता है, ये हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा जो हमारे साथ होता है प्लेथेलिक एसिड। ठीक, टेरापेथिलिक एसिड, इसके दोनों के कंडेंसेशन की वजह से होता है। जैसे कि अभी तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। और हमने उसमें भी पॉलिस्टर में भी क्या पढ़ा है कि ये जो कंडेंसेशन होना है वो किसका होना, उनको वो डाई एसिड का होना और एक डाईऑल का होना। तो इसका रॉ मटेरियल एक तो डाई एसिड होगा और दूसरा क्या होगा, डाईऑल होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला डाई एसिड का इस्तेमाल करना है यहाँ पे एक
डाई एसिड होता है उसका इस्तेमाल करना, और कौन सी डाईऑल का इस्तेमाल करना, इथाइलिन ग्लाइकॉल को एक डाईऑल होता है वो होता है। अभी दोनों चीज़ें हम लोग बहुत क्लियर तरीके से समझ लेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो टेरेलिन है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, या फिर इसका जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पर हेडिंग आप डाल लीजिए मोनोमर और रॉ मटेरियल, मोनोमर और रॉ मटेरियल, ठीक। तो इसका ये जो प्रिपेयर किया था इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, इसका जो रॉ मटेरियल वो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, हमने क्या कहा, अपने को डाईऑल चाहिए, अपने को दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए डाईऑल, ठीक। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है डाईऑल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, ठीक। तो ये हो गया अपना डाईऑल, एक OH यहाँ एक OH यहाँ, तो इसको बोल देंगे डाईऑल, ठीक। एक तो मोनोमर ये होता है, ठीक। इसका कंडेंसेशन कराते किसके साथ, इसका कंडेंसेशन कराते टेरिपेथिलिक एसिड के साथ, टेरिपेथिलिक एसिड, ठीक। ये क्या होता है टेरिपेथिलिक एसिड, देखिए ये जो टेरिपेथिलिक एसिड होता है ये आपका होता है, ये रहा अपना बेंजीन, और ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, ये रहा H। तो आपको दिख रहा होगा एक एसिड ये लगा, एक एसिड ऐसे ये लगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एसिड। तो ये अपना हो गया डाईऑल और ये हो गया अपना डाई एसिड। तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा एक डाईऑल होना चाहिए और एक डाई एसिड होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि जो हमने बोली थी कि पॉलिएस्टर जब भी बनाना होगा तो कंडेंसेशन हमें किसका कराना होगा, डाईऑल को और डाई एसिड को। तो ये देखिए डाईऑल है और डाई एसिड है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा पॉलिएस्टर लिंकेज बनेगा। वो कैसे बनेगा अभी उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मोनोमर, ठीक। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसकी टेम्परेचर क्या, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो होता है 420 डिग्री से लेकर 460 केल्विन, 420 से लेकर 460 केल्विन, इस टेम्परेचर रेंज पर हम लोग ये रिएक्शन को कैरीड आउट करते हैं, ठीक है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है वो होता है कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट जो होता है वो मिक्सचर होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ कैटलिस्ट जो इस्तेमाल करता है वो मिक्सचर होता है किसका, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। किसका क्या कैटलिस्ट होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, जिंक एसीटेट का और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड का, ठीक। चलिए देखते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, सोडियम एसीटेट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसी तरीके से जिंक एसीटेट होता है क्या, इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं बगल में, Zn ब्रैकेट लगाएंगे OCO3 होल ट्वाइस, ये हो गया जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। एंटीमनी ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला Sb2O3। तो ये हो गया अपना कैटलिस्ट। तो यहाँ पे तीन चीज़ें क्या चाहिए, एक अपना मोनोमर चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल, टेरिपेथिलिक एसिड, ये अपना मोनोमर हो गया, इसमें डाईऑल और डाई एसिड चाहिए। दूसरा क्या चाहिए अपने को, टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये कैटलिस्ट कौन सा चाहिए, जिंक एसीटेट को हम डाल देंगे किसके साथ, एंटीमनी के साथ। जिंक एसीटेट को हम किसके साथ डाल देंगे, एंटीमनी के साथ। तो जिंक एसीटेट अपना क्या, ZnOCO3 और एंटीमनी क्या है, Sb2O3। इसको हम लोग जब मिला देंगे, अब देखते हैं क्या रिएक्शन होगी, ठीक। आइए अगले स्टेप पे चलते हैं, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बस चैप्टर के फ्लो के साथ चलते रहो तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर की यूएसपी है क्या, ठीक ना। हमें सारे मोनोमर क्लियर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर है बोर्ड में बार बार जो पूछा था, मोनोमर पूछे जाते हैं, ठीक। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस से पूछ लिया जाता है कि ये ज़्यादा इलास्टिक क्यों है, इसका बेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, या फिर इसकी कंडक्टिविटी क्यों कम है, ये सारी चीज़ें रीजनिंग हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ और मोनोमर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ये आते हैं तो आप 95% क्वेश्चन कर लेंगे पॉलीमर के, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। तो रिएक्शन तो अपना एक डाईऑल ले लेना है। डाईऑल क्या था, CH2, ये रहा OH, ये रहा OH। इसके कितने मोल ले लेने हैं, N मोल ले लेने हैं, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा अपना डाई एसिड। चलिए डाई एसिड को ले लेते हैं। तो डाई एसिड क्या होगा, N मोल ले लिया किसका, अपना वही बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, और ये रहा OH, टेरिपेथिलिक एसिड, ठीक।
ये दोनों को लेने के बाद हम लोग क्या करें, इसकी रिएक्शन करा देंगे किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर, टेम्परेचर अपना वही हो। और यहाँ पर जब हम लोग डालेंगे ZnOCO होल ट्वाइस प्लस Sb2O3, ये अपना क्या है, ये अपना कैटेलिस्ट है, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन है ना, तो ट्राई ऑक्साइड। ठीक, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो कैसे वाटर निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा। आइए इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से भी H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। तो ये भी वाटर निकल रहा है और ये भी वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर निकल रहा है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2। यहाँ पे देखिए O है, ये CH2 है, ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, CH2O, फिर ऐसे ले लेते CH2O। अब यहाँ CH2 है, CH2, और ये OH में से H जो है इधर निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा CH2, ये CH2 था, इसके साथ केवल आएगा O, ठीक, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये इधर से जुड़ेगा, ये O से O, ठीक, C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया क्या, बेंजीन की रिंग। और यहाँ पर देखा तो ये OH हट गया, तो ये भी क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये रहा डैश, ये रहा N, ठीक, प्लस जितने मोल हैं, यहाँ से भी एक वाटर निकल रहा है, यहाँ से भी एक वाटर निकल रहा है, तो 2 मोल से क्या, 2 मोल वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो NN 2N मोल है, 2N मोल H2O, ठीक, समझ में आ रहा है। ये हो गया इसकी जनरल रिएक्शन, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेलीन, क्या बोलते हैं, टेरेलीन, या इसी का नाम होता है डेक्रॉन। इतना सिंपल है, बस मैं कंडेंसेशन का ध्यान रखना हो, तो ये H निकल रहा है, ये OH निकल रहा है, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन आएगी, सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख के आना है, ठीक है। तो पहला पॉलिस्टर हमें समझ में, इसका यूजेस कहाँ होते हैं, चलिए इसकी यूजेस समझते हैं, ठीक है। यूजेस कहाँ होते हैं, पहली बात तो इसका इस्तेमाल होता है कि क्योंकि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी वजह से इसका यूज़ आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो ये होता है कि हाई क्रीज रेजिस्टेंस, हाई क्रीज रेजिस्टेंस मतलब इसके टेरेलीन की आप कभी शर्ट पहन लो तो आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्रीज हमेशा बनी ही रहती है, ठीक, ज़्यादा उसमें सिलवटें नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये हाई क्रीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक। दूसरी बात क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लो मॉइस्चर कंटेंट, ड्यूरेबल से ज़्यादा जो होता है लो मॉइस्चर कंटेंट इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तीसरी बात आ गई हमारी ड्यूरेबिलिटी की, कि ये ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो यूज़ किया जाता है, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका जो यूज़ किया था, तो हमें समझ में आ रहा कि क्रीज रेजिस्टेंस है तो कपड़े में तो अपना इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट यूज़ है वो क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है, क्लॉथ की, हम लोग वियर्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वियर्स एंड वॉश फैब्रिक्स, वियर्स और वॉश फैब्रिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल, चूँकि सीट रेजिस्टेंस मतलब ये हमारा हाई क्रीज रेजिस्टेंस है, तो इसका सीट बेल्ट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसमें, सीट बेल्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 2 ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, हमारा पॉलिस्टर में केवल एक ही हम लोगों को पढ़ना था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या होता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आइए देखते हैं। ये फिनॉल तो हम लोगों ने, इसके पहले एक चैप्टर होता है हमारे में अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें फिनॉल पढ़ा है। फॉर्मेल्डिहाइड उसके अगला चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको डिटेल में लेंगे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो तीसरा हमारा पॉलीमर है, उसको हम लोग देखते हैं वो क्या है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक। पहली बात तो ये है, किसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे पहले के हैं, ये सबसे पहले सिंथेटिक जो पॉलीमर निकाले गए थे उसमें से हैं। हम लोगों ने 3 तरीके के पॉलीमर पढ़े हैं ना,
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक, नेचर, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ठीक। तो जो सिंथेटिक में है, सिंथेटिक जो पॉलीमर होता है उसका सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ये है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरीके का, ठीक है, नॉलेजेबल पॉइंट से ज़्यादा अच्छा है, ठीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ द ओल्डेस्ट क्या सिंथेटिक पॉलीमर, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा दीज आर ऑब्टेन्ड बाय किससे, कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल। इसको हम किससे निकालते हैं, कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल के कंडेंसेशन से निकालते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जो कंडेंसेशन करते हैं और उसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसके अगला वाला चलते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल, ठीक, विथ फॉर्मल्डिहाइड, अरे सॉरी, ठीक है, विथ फॉर्मल्डिहाइड, कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, हम लोग या तो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेस कैटेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, बाय द कंडेंसेशन ऑफ, इसका नाम ही है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल अपना क्या, एक बार आइए फोटो में देख लेते हैं। फिनॉल अपना क्या, ये बेंजीन है, बेंजीन पे OH लगा दिया, ये हो गया फिनॉल। फॉर्मल्डिहाइड क्या, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो कंडेंसेशन अगर हमें कराना है तो किसका कराना पड़ेगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, ताकि हमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मिले। और कैटलिस्ट जो इसमें डालना पड़ेगा वो क्या, या तो एसिड कैटलिस्ट डाल देंगे या फिर बेस कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, या तो एसिड कैटलिस्ट डाल दें या फिर बेस कैटलिस्ट डाल दें, ठीक। उसकी प्रेजेंस में यह रिएक्शन होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल जो है, और क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से, ठीक। चलिए इसकी रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन क्या कहती है, ठीक, धड़कन क्या कहती है, आइए फिनॉल 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 फिनॉल, देखिए ये हो गया फिनॉल। फिनॉल के साथ अपना क्या मिलाना, फिनॉल के साथ क्या मिलाना, फिनॉल के साथ क्या मिलाना, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। और फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड मिला दी। कोई अपने उन्होंने एसिड ले लिया, बेस ले लिया, जो बताओ NaOH ले लिया, ठीक। ये बेस एसिड का काम करेगा, ठीक। ये करेगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, ये बनेगा OH, ये आएगा CH2OH, क्या आएगा CH2OH, ठीक। ये CH2OH बनेगा, ठीक। इसका एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट है, इसका ही एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ये रहा CH2OH, ठीक। तो ये O पे हम लोग कहें तो मतलब ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिल गया हमको, एक पैरा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। तो ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो मिलता है, यहाँ से हम लोग पहला पॉलीमर निकालते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के फैमिली का, वो होता है नोवेलैक। नोवेलैक किससे बनता है, नोवेलैक बनता है जब हम लोग ऑर्थो पे ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है, यानी कि ये ऑर्थो मिथाइल एल्कोहल जो हमको मिल रहा है, उसको हम लोग जब क्या करते हैं, उसको कंडेंसेट कर देते हैं, उसको पॉलीमराइज कर देते हैं, तो उसके पॉलीमराइजेशन से जो चीज़ मिलती है वो होती है नोवेलैक, ठीक। तो अगली हेडिंग नोट डालते हैं नोवेलैक की और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर